बड़े ही ख़ास रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और जिनकी जुर्रत और बहादुरी को मेरा ख़्याल है मुखालिफिन भी तस्लीम करने पर मजबूर है। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपकी रिहाई से मुतालिक और उसके बाद फिर आगे जो पीटीआई का मामला है उसके ऊपर बात करूंगी। ये बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपकी रिहाई मुमकिन कैसे हुई? क्योंकि तासुर तो ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उसकी रिहाई नहीं हो रही। चौधरी परवेज लाई साहब 13 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्यों इन लोगों को रिहाई नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं इस मौके पे अगर अपने उन वकला भाइयों का और बहनों का मैं शुक्रिया अदा ना करूं जिन्होंने मेरे लिए अनथक मेहनत की, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, और आईएलएफ के और भी जो वकला थे दे स्टूड विद मी। मुख्तलिफ जेलों में रहे, मैं, शहरयार खान और इस तरह हमारे दोस्त थे, कुछ तो अभी भी जेलों में हैं, कुछ निकल आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। हालांकि इस तरह शुक्रिया तो नहीं अदा करना चाहिए, लेकिन इन हालात में बनता है, और वो है पेशावर हाई कोर्ट का कि उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया। बहरहाल इम्तिहान आते हैं इंसान पे, हम पे भी आए। मैं जेल की बातें ज़्यादा करता भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि तकलीफ की बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ, ये एक बात है, उम्मीद की बात करनी चाहिए, और उम्मीद ये है कि अगर आप अपनी कन्विक्शंस पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं और कोई ऐसा जब आप वजारत में हो, जब आप हुकूमत में हो, आप करप्शन से दूर रहें, आप बड़े गलत कामों से दूर रहें, बाकी चीज़ों पर अल्लाह ताला पर्दे डाल देता है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके पाकिस्तान से बाहर असासे नहीं है, अगर आपने 25-30% कमीशनें नहीं खाई, अगर आपने बड़े असासे नहीं बनाए, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने कॉर्नर हो जाएं कि आप अपने नजरिए से जो है वो हट सकें। ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। कुछ पॉलिटिकल क्लास ने खुद, हमने जो है अपने में स्पेस पैदा की, हमने जो है वो क्यों क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमेशा नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो सियासतदान का भी काम है कि वो अपने आप को अपराइट रखे। बहरहाल इम्तिहान आते हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब इस वक्त इम्तिहान में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है। हमारी कुछ खवातीन रहनुमा अभी भी तकलीफ में है। सुना है इनका जो हुआ है बेल, अब अल्लाह करे कि कल उसमें कोई और रुकावट मसला ना ना बने और वो घर को बेचारियां जो हमारी खवातीन हैं, मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, उनके बच्चों ने, उनकी फैमिलीज ने, वो चली जाएं। अभी भी एजाज चोई साहब जैसे सीनियर लोग जेल में हैं, हमारी आयरन लेडी जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो जेल में हैं, गवर्नर, साबिक गवर्नर पंजाब चीमा साहब जो हैं वो जेल में हैं। बहरहाल आती हैं ये चीज़ें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम इन विच वी आर, अपने एक बड़े मकसद के लिए। लेकिन हमें लोग याद रखेंगे, सिर्फ पीटीआई को नहीं, हम जितने भी सारे हैं, जिसमें पीडीएम के भी लोग हैं, जिसमें भी हैं, हम सबको आज से 25-30 साल बाद हमारी आने वाली नस्ल याद रखेगी कि इस दौर में जब इतना मुश्किलात से हम नबर्द आजमा हुए, इससे हम आगे कैसे निकले। क्या हमने इससे अपनी कौम को आगे निकाला, या हम आपस की लड़ाइयों में इतना गुम हो गए जिससे हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा? मेरे ख्याल में हम दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम समझदार लोग हैं, हमें अपने ये मुल्क की आपने बड़ी फिक्र है, और अच्छी जब मैं बात की, लफ्ज़ हम यूज़ मफाहमत की करता हूँ, बात की। जब मैं लेकिन लफ्ज़ अली हम मोहम्मद यूज़ खान साहब, करता हूँ, आपको लग उसमें रहा सब शामिल है, इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे सबको हैं इस आप, पे सोच विचार करनी होगी। ये इस वक्त जो सारा माहौल है इसमें कुछ लोग बात भी कर रहे हैं मफाहमत की, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मफाहमत हो सकती है तमाम ताकतवर हलकों की भी, बाकी सियासी जमातों की भी, जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक कशीदगी का आलम रहा है, तो ये अब मफाहमत आपको होती नज़र आ रही है? देखिए, मफाहमत का मतलब अगर अपनी उसूली सियासत को छोड़ना है तो वो तो पहले दिन हो जाती। लेकिन अगर मफाहमत का मतलब ये है कि अपनी डिफरेंसेस रखते हुए पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ा जाए, जिसके लिए फिर सबको एक स्टेप पीछे हट के फिर 2 स्टेप आगे सब इकट्ठे चल सकेंगे पाकिस्तान के लिए। और वो क्या है? उसमें ये नहीं है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी बन जाए या जमीयत उलमा इस्लाम एएनपी बन जाए। नहीं, इसका मतलब ये है कि अपने डिफरेंसेस रखते हुए 2-3 नुकात पे हम एग्री करें। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जल्द से जल्द हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम लिमिट है वो पहले तो क्रॉस ना हो, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस हुई है पाकिस्तान में, उसकी फिर कोई हद नहीं है, चाहे फिर वो 9 साल लगाए, 10 साल लगाए। जिया साहब का जमाना भी हमारे सामने है, और मुशर्रफ साहब का जमाना भी हमारे सामने है। तो हमें ये फिक्र है डेमोक्रेट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को, कि अगर ये 90 डेज लिमिट क्रॉस होगी, इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरह मरहूम ज़िया-उल हक साहब ने जब ये फरमाया था कि हम 90 दिनों में कर देंगे इलेक्शन, वो फिर 90 दिन ना आ सके। तो अब कहीं ऐसा, इसलिए हम इस पे हम सब फिक्रमंद हैं
तो ये नुक्ता अगर कवर हो जाए, जिसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के ये फैसला करें कि इलेक्शन हम कराएं और फ्री एंड फेयर कराएं। और दूसरा नुक्ता ये है कि देखें, प्लेयर्स तो यही है ना, हम लोग हैं, पीपल पार्टी है, नून है और बाकी छोटी जमातें हैं। तो इस मुल्क को अगर वैसे ही आगे लेके चलाना है जिस तरह पहले से चलता रहा है, तो वो तो लड़ाई है। उसमें कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 25-30 साल की पॉलिसी के लिए कुछ नुकात पर बैठ के जरूर फैसला करें कि चाहे जो भी जमात आए। क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूं, मैं कौमी हुकूमतों के हक में नहीं हूं, क्योंकि अपोजिशन में भी होना है और हुकूमती जमात में भी होना है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, जैसे यूथ है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन है। इस तरह की चीजों पे ऐसी पॉलिसी कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर फॉरेन इन्वेस्टर है या कोई बाहर की कोई मुल्क है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ये पता हो कि यार अगर आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ है या परसों कोई और, तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी ताकि वो इन्वेस्ट तो कर सके। अली मोहम्मद खान साहब, तो हो। अली मोहम्मद खान साहब, आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बात ही 2018 में जब इलेक्शन के बाद असम्बली का पहला इजलास हुआ, तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने भी की थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी और तकरीर की थी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उन्होंने कहा था कि आएँ हम मिसाके मईशत करते हैं, आए हम मिल के चलते हैं और इन चीज़ों को बुलाते हैं। उस वक्त क्यों नहीं ये बात मानी गई? अगर आप नहीं समझते कि उस वक्त ये बात तस्लीम कर ली जाती तो हालात आज इस नहज पे ना पहुंचते? देखिए खूब साहब, मैं ये जो मिल के चलना है ना, ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता। देखें, इस बात पे तो एग्रीमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत को हमने ठीक करना है, इस बात पे एग्रीमेंट हो सकता है। उस पर तजावीज़ आएंगी हमारी, किसी और की जो हुकूमत होगी वो अपनी पॉलिसी लेके चलेगी, अपोजिशन उस पर तनकीद करेगी। लेकिन अगर मिल के चलना है फिर तो अपोजिशन ही खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ इतना है कि बड़ी बड़ी बातों पे, बड़े नुकात पे एक एग्रीमेंट हो कि मुल्क की मईशत को हमने ठीक करना है। जिस तरह अब ये करप्शन का इशू है, मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस साहब जब गए हैं, बड़ा फैसला करके गए हैं। मैं समझता हूं कि ये वो उम्मत, अब इस पे अगर हम अमल करें तब है ना, अगर हम अमल ना करें, सिर्फ पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप के लिए यूज हो, फिर तो गलत है। लेकिन वो उम्मत जो असास है, जिसके असासे में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की वो वाक़या है कि जब उनसे पूछा गया था कि आपके पास 2 चादरें, हमारे पास एक हैं, ये अकाउंटेबिलिटी का मयार है कि कोई भी गवर्नर है या वजीर आला है या वजीर आजम या मिनिस्टर है, तो या सदर है या कोई भी बड़े ओहदे पे है, तो एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, अगर हमसे कोई सवाल होता है, हमें उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए। लेकिन क्या वो सवाल सिस्टम ठीक करने के लिए है या वो सवाल सिस्टम को हाईजैक करने के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका अली खान साहब, फैसल चौधरी बात कर रहा हूं। माजी में सर, बस एक मैं बात कर लूं फैसल भाई, माजी में जब भी एहतिसाब की बात हुई तो कम एहतिसाब हुआ और ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल एक मैनिपुलेशन पॉलिटिकल क्लास की। मेरी उम्मीद है कि अगर इस बार ये है, क्योंकि जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उनकी रेपुटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की है, तो अगर ये होता है तो कौन है जो एहतिसाब से जो है वो खुश नहीं है? आम आदमी तो कहता है कि यार एहतिसाब हो, लेकिन फिर एहतिसाब हो। जी अरे भाई, ये जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है आजकल की जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये बात करना बहुत ज़रूरी है और इस बात पे अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बात आपसे सवाल मेरा ये है कि माजी करीब में पीटीआई और उस वक्त की पीडीएम हुकूमत बैठी और यही बातें उस समय वहाँ पे भी हुई और एक कंसेंसस जो है एक डेट पे हो गया। उस वक्त ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकी, कोर्ट की मुदाखलत भी हुई थी, जमात इस्लामी ने की एक एफर्ट भी थी, जिसके बाद रिकंसिलेशन के लिए या इलेक्शन की डेट के लिए टॉक्स हुए। इस बार ये जो है, एक तो मीडिएशन आप किसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे ताकि ये बेल मुंडे चढ़े? दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपको क्या चीज़ रीअश्योर कराती है कि ये चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो ये किसी जगह पे बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि ब्लेम गेम तो होती है वो पीडीएम पीटीआई पे और पीटीआई पीडीएम पे ये कहती है, लेकिन इस बार आप मीडिएशन कौन कराएगा और कौन सी रीअश्योरेंसेज हैं जिससे आपको ये तवक्को होगी कि ये मुफाहमत की बात आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो फैसल भाई आपको बहुत सलाम, और जेल से निकलने के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है। व्हाट्सएप कैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है।
सर, आपने जो सवाल किया बहुत पुरमगज़ और बहुत मानी खेज है। मैं एक तो मेरा इस पे नुक्ता नज़र थोड़ा डिफरेंट है। देखें, कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम को इस वक्त जिधर हम पहुंच चुके हैं, अगर हम ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक बात करें कि बस सियासी जमातें बैठें और मामला ठीक हो जाएं, इस तरह नहीं होगा। इस पे मैंने ये तजवीज़ दी थी और अभी तक उस पे मैं नहीं समझता कि कोई उसको संजीदगी से ले रहा है, लेकिन ये इसको करना पड़ेगा। देखिए, सदर मुमलिकत मुल्क का बहुत बड़ा ओहदा है और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। वहाँ पे बावजूद बहुत सी इख्तिलाफात के पीडीएम की जमातें और हमारे तो अपनी जमात के ज़ाहिर है, हमारे तो बड़े पुराने लीडर हैं अलवी साहब। तो अगर सदर मुमलिकत के नीचे प्रेसिडेंट हाउस में तमाम बड़े ज़ुमा को बुलाया जाए और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की भी ठीक ठाक नुमाइंदगी हो और इस एक नुक्ते पे कि यार इस मुल्क को आओ आगे लेके चलें, जो गलतियां हुई हैं उससे अब आगे जाना है, क्योंकि उसका कोई अब मदावा नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम करके मुल्क आगे जाएगा नहीं। इलेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस हो जाएंगी, लेकिन जब हम इलेक्शन की तरफ जाएं तो उसमें हम ये माइनस प्लस वाली बातें ना हों, उसमें फिर माइनस करने का इख्तियार हम अवाम पाकिस्तान को दें। मियाँ साहब भी आए पाकिस्तान में, खान साहब जेल से बाहर आए, आप सबको पता है और आप चूंकि खुद वकील भी हैं, सबको इसका पता है कि उन पे केसेस कितने पॉलिटिकल हैं, कितने वो असली हैं। जाहिर है, एक आदमी जो वजीर आजम था आज से चंद मतलब अब तो खैर साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एज अ वजीर आजम जैसे ही वो उतरे हैं विद इन फ्यू मंथ्स उन पे 100 से ज्यादा और अब तो पौने 200 के करीब जो केसेस हैं। कोई सोच सकता है किसी और मुल्क में ऐसा होता है? हमारे पड़ोस में होता है या किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में होता है, किसी मुल्क में होता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म उतरे और उसके बाद उस पर गद्दारी के भी पर्चे हों, उस पर दहशतगर्दी के भी पर्चे हों, पता नहीं उस पर कौन कौन से पर्चे हों। इससे पूरे मुल्क का मजाक उड़ता है। इससे एक और बात भी, आप खुद भी वकील हैं, आप इसको समझते हैं, इससे हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, जो खासकर जो एग्जीक्यूटिव है, उस पर लोगों का एतमाद कम होता है कि यार जो हुकूमती इदारे हैं ये तो सिर्फ लोगों को प्रेशराइज करने के लिए है। जैसे मेरे जब कभी बेल होती थी, कुछ 7 मेरे ख्याल में मेरी गिरफ्तारियां हुई, तो जैसे ही मुझे कोई बेल मिलती थी मैं निकलता था तो वो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट तैयार होता था और केस कौन सा बनाता था, कोई मछलियों के महकमे का, कोई फलाना, तो सुबह। तो ये इस लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार कल को अगर कोई जेन्युइन भी केस को एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बनाता है, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो पॉलिटिकल जाती है।